टिप्पणी यहां पर कोर्ट की तरफ से नजर आ रही है, जिसमें प्रिंसिपल को लेकर सवाल है, क्राइम सीन को क्यों नहीं वहां पर सील किया गया इसको लेकर सवाल है, प्रिंसिपल की दूसरी जगह पर नियुक्ति को लेकर सवाल है, पश्चिम बंगाल पुलिस पर और प्रशासन पर सवाल है कि एफआईआर आखिरकार इतनी देर रात तक दर्ज क्यों नहीं की गई और परिवार वालों को आखिरकार क्यों वहां बहुत पास से शव को देखने की परमिशन नहीं दी गई। तो कई सवाल यहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस और प्रशासन पर भी उठते नजर आ रहे हैं। संजय भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, पल पल की जानकारी क्या चल रहा है इस वक्त कोर्ट रूम में हम तक पहुंचा रहे हैं। संजय जी, एक बार प्रश्न दोहरा देंगे तो मुझे आसानी होगी जवाब। संजय, क्या क्या और टिप्पणी चल रही है इस वक्त कोर्ट में? कोर्ट ने इस बारे में ये कहा है कि जब माता पिता वहां मौजूद नहीं थे तो अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं महसूस की एफआईआर कराने में, और इसके साथ ही को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि वो कहते हैं कि इस एक युवा डॉक्टर के साथ जिस तरह की घटना हुई है वो अपने आप में यौन विकृति का मामला है, और ये भी कहा है कि जो अपराधी हैं वो पशु जैसी प्रवृत्ति थी उनकी, और उन्होंने कहा कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन माता पिता को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने को लेकर। एक सीरियस एलिगेशन जो उस वक्त रिश्तेदारों ने भी लगाया था संजय, वो ये था कि बहुत ही खराब हालत में बॉडी पाई गई थी, उसके बावजूद उसे कवर अप किया गया जिससे कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए। उसके बाद जो बचे कुचे सबूत थे उसे वहां पर जब तोड़फोड़ हुई तब वॉचअप हो गया। तो इस केस में कई लूप होल्स पैदा हो गए या फिर जानबूझकर पैदा किए गए, ये भी कोर्ट ने कहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, कपिल सिब्बल तो इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार की दलील रख रहे हैं, लेकिन बाकी जो वहां पर वकील मौजूद हैं उनमें कौन कौन से नामचीन चेहरे हैं और वो वहां पर इस वक्त तो सुनवाई में क्या दलीलें दे रहे हैं? इसमें अभी यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल खुद मौजूद हैं, जिन लोगों ने पत्र याचिकाएं दाखिल की हैं वो मौजूद हैं, तो विजय हंसारिया मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट, तो काफी नामचीन चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, और अधिकतर जो दलीलें चल रही हैं कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल दलीलें रख रहे हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किलें ये है कि कहीं ना कहीं कुछ लैक है, इस वजह से सरकार के हलक में थूक अटक रहा है और सरकार सही से जवाब नहीं दे पा रही है, और कई बार तो बगले झांकने पर भी मजबूर हुई है सरकार, क्योंकि जब आप किसी चीज को कवर अप करते हैं तो उस समय बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है, और जब कोर्ट के सवाल सीधे और तीखे और पैने होते हैं तो जाहिर है कि आपको बचाव के लिए इधर उधर झांकना पड़ता है, और वही स्थिति अभी पश्चिम बंगाल सरकार की हो रही है। यानी फिलहाल अभी सख्त टिप्पणी यहाँ पर कोर्ट की नजर आ रही है, कई सवाल अब कोर्ट की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और संजय, वो सारे दावे जो पुलिस की तरफ से हो रहे थे कि सारे एहतियाती कदम उठाए गए, कहीं कोई लूप होल्स नहीं है, लेकिन यहाँ कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई है। जिस तरह सबूत मिटाने की बात या सबूत छिपाने की बात, क्या इस तरह की भी कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से कही गई? फिलहाल अभी तो सिर्फ कोर्ट ये पूछ रहा है कि आपने आखिर ये बताइए कि आपने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की? अगर माँ बाप वहाँ पर उस समय नहीं थे हत्या के बाद, उनको आने में देर हुई, तो आपने इतना टाइम क्यों लगाया और एफआईआर टाइम से दर्ज क्यों नहीं कराई? इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से बड़ी रिपोर्ट मांगी है जिसमें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन दोनों को ही कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आखिर आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह समय रहते क्यों नहीं किया। साथ ही संजय, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कोर्ट ने कही है कि 3.25 घंटे का वक्त एफआईआर दर्ज करने में लग गया बॉडी सौंपने के बाद, उसमें प्राइमरी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या सिर्फ प्रिंसिपल की जवाबदेही है इसमें? कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है। कोर्ट ने पूरे अस्पताल प्रशासन को लपेटा है, इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को लपेटा है, सरकार को लपेटा है, सबको एक कतार में खड़ा कर दिया है कोर्ट ने, और सबसे सवाल पूछे हैं कि आखिर वो बताएं कि ऐसा करने के पीछे सोच क्या थी और क्यों माता पिता को अपनी बेटी के शव जो देखने और उसके पास जाने के लिए 3 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी कोई टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जल्दबाजी की गई पोस्टमार्टम के बाद क्रियाक्रम करने में।
इस पर तो अभी बात नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि वो आरोपी प्रिंसिपल पर क्या कार्रवाई करने जा रही है, इसके बारे में बताए। और उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं और ये साफ करना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं वहां पर उन पर बल प्रयोग सरकार ना करे। यानी कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ना हो कि पुरानी कहावत है, जबरा मारे और रोने भी ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह से इशारा किया है कि एक तो आपकी लापरवाही रही है और दूसरी ओर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं आप उस पर बल प्रयोग कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस वारदात ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। और बहुत सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो एविडेंस थे उनके साथ छेड़छाड़ हुई, वहां जो डायरी थी उसके पन्ने फाड़े गए, बहुत सारी चीजों को ढका और छिपाया गया है। इसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई टिप्पणी आई संजय? नहीं, इसको लेकर अभी टिप्पणी नहीं आई है, अभी बस सुनवाई चल रही है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें कोर्ट के सामने आएंगी और जो चीजें आज नहीं आ पाएंगी, मुझे उम्मीद है कि वो चीजें सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में जरूर सामने आनी चाहिए। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होना है अभी संजय, इसमें दरअसल सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। इसके अलावा जो डॉक्टर्स मांग लगातार कर रहे हैं उसको लेकर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी कर ही दी है। उन्होंने कहा है कि नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यानी कि डॉक्टर्स को यह आश्वासन दिया जा रहा है क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। अगर यहाँ की मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में हो सकता है और हो भी रहा है इस वक्त। तो ऐसे में ये आश्वस्त करना कोर्ट का जरूरी था कि हम आपकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से चिंतित हैं और इसीलिए शायद नेशनल टास्क फोर्स के गठन का शुरुआत में इन्होंने ऐलान कर दिया था। जी, और मुझे लग रहा है कि कोर्ट ये बताना चाहता है कि मानवता पर दोहरी मार कतई उचित नहीं है। पहली मार तो ये है कि जिस घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है, मानवीय आत्मा को झकझोर दिया है, उसे लेकर कोर्ट चिंतित है। और दूसरी उन मरीजों को लेकर चिंतित है जो मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने इस कांड के विरोध में हड़तालें कर दी हैं देश भर में। कोर्ट ने एम्स का उदाहरण देते हुए कहा कि एम्स में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने महीनों पहले अपने ऑपरेशन की डेट तय कराई थी, इलाज की डेट तय कराई थी, वो लोग परेशान हैं। इसलिए मानवता की सेवा का संकल्प जिन डॉक्टरों ने अपने पेशेवर शपथ में लिया है उसका पालन करें और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोर्ट उठा रहा है। कोर्ट इस मामले में संवेदनशील है, कोर्ट इस मामले में एक्टिव है। तो उन्होंने एक तरह से डॉक्टरों को, हड़ताली डॉक्टरों को ये भरोसा दिया है कि वो उनकी सुरक्षा को लेकर उतना ही चिंतित है और सुरक्षा सुनिश्चित कराने को लेकर पूरी तरह से कृत संकल्प है। लिहाजा उन्होंने आग्रह किया है कि लोग जो हड़ताली डॉक्टर हैं वो हड़ताल वापस ले लें, यानी वो अपने काम पर लौट जाएं, मानवता की सेवा में लगे। और जहां तक रही उनकी सुरक्षा की बात, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कृत संकल्प है और वो सरकारों से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। और संजय, जो नेशनल टास्क फोर्स का गठन है जिसमें डॉक्टर भी शामिल होंगे और भारत में जो सुरक्षा के तौर तरीके हैं खासतौर पर डॉक्टरों के लिए, उन पर सुझाव देंगे, क्या उसको लेकर भी कोर्ट ने कोई ऐसी टिप्पणी की? क्योंकि रेस्टरूम नहीं होते हैं प्रॉपर, महिलाएं या जो डॉक्टर्स रात में काम करते हैं उनको उस तरीके की सुविधा नहीं मिलती, तो ये सारी सुविधाएं बन पाए, क्या इसका एक निर्देश हो जो हर जगह लागू हो, इस तरह के भी दिशा निर्देश या ऐसी कोई टिप्पणी? यहाँ इसीलिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है ताकि वो डॉक्टरों की सुरक्षा, उनकी सुविधा और तमाम चीजों का जायजा ले सके और उनका एक ऑडिट किया जा सके और ऑडिट करके उसमें कहाँ कहाँ कमी देखी है उसको दुरुस्त किया जा सके ताकि एक चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर आए दिन इस तरह के हमले कई जगह होते रहते हैं, जहां कभी मरीज की डेथ हो जाती है उसके बाद भी उनके परिजन तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब टास्क फोर्स बने तो उसमें मरीजों का भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह निजी अस्पताल चिकित्सा का व्यवसाय बने हुए हैं, तो उनका भी एक, तो मुझे लगता है कि एक वर्ग इसमें ऐसे लोगों का होना चाहिए जो मरीजों की हिमायत के लिए आगे आए। और जब टास्क फोर्स बने तो दोनों तरफ से बने तो ज्यादा उचित होगा, ताकि एक ही समय ऐसा इंतजाम किया जाए कि कल को भविष्य में कोई ऐसी घटना होती है तो उसे लेकर भी निपटा जा सके, उसे लेकर भी एक जो सभ्य समाज है उसमें एक वर्ग इस पूरे टास्क फोर्स में इनका भी होना चाहिए। तो ऐसे कुछ वकीलों ने इस पर बात की है और उनका ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में आग्रह करेगा
कि जब टास्क फोर्स बन रही है तो उसमें डॉक्टरों के नुमाइंदों के साथ साथ कुछ ऐसे नुमाइंदे भी होने चाहिए जो मरीजों के हक की बात उठाएं। संजय, क्योंकि लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलेगी और बार बार सीजीआई की ओर से भी टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसका कपिल सिब्बल भी जवाब दे रहे हैं, अन्य वकील भी इस सुनवाई में शामिल हैं। डॉक्टर्स से अपील करना सुप्रीम कोर्ट का कि वो वापस अपने काम पर लौटे, और शायद यही वजह है कि जो आप बता रहे हैं आज जो फर्स्ट डे ऑफ कार्रवाई था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को उठाया। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि पूरे देश के डॉक्टर्स का मामला है, अलग अलग संगठन डॉक्टर्स के हड़ताल पर हैं और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जल्द से जल्द वो काम पर तो लौटे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब तक इस पूरे मैटर में कंक्लूसिव एविडेंस या फिर कोई ऐसी सख्त टिप्पणी कि पीड़िता और उसके परिवार वालों को न्याय की बात यहां पर कोर्ट में कही जाए, वो कही भी जा रही है अलग अलग तरीकों से, लेकिन क्योंकि कोई कंक्लूसिव एविडेंस उस पूरे मामले में नहीं निकल कर आ रहा है, पूरा मामला कहीं ना कहीं एक अभी तक धुंधला है, उसकी फाइंडिंग्स धुंधली हैं, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मल्टीपल सीमेन की बात है, लेकिन सिर्फ एक आरोपी धरा गया है। ये सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। और दूसरी बात ये कि वहां पर एक बड़े ऑर्गन ट्रेड की बात कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि उसे कवर अप किया जा रहा है, वो भी इस पूरे मामले से लिंक हो रहा है। तो ये इतना सीधा स्पष्ट मामला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि अभी जो एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग वो है, और इसमें सिर्फ पूंछ हाथ में आई है, हाथी अभी अंदर है, हाथी निकलना है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि हाथी कितना बड़ा है, कितना खूंखार है और कितना मानवता के लिए घाती है ये हाथी। तो ये देखने वाली बात होगी। और सीबीआई इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट क्या दाखिल करती है उसे देखना होगा। कोर्ट ने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार से ये सवाल भी पूछा है कि 7,000 लोगों की भीड़ अस्पताल में घुस गई और प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों सरकार, शासन और प्रशासन उस भीड़ को संभाल नहीं पाए, उसके बारे में भी अब सफाई देनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा पश्चिम बंगाल सरकार को क्या 7,000 लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने में, उस पर काबू पाने में 70,000 या कहें कितने की फोर्स है पुलिस की कोलकाता में, क्या वो कम पड़ गई थी? क्या वो लोग इतने जबरदस्त थे कि पश्चिम बंगाल सरकार उनके आगे हैंड्स अप यानी हाथ खड़े करने की मुद्रा में आ गई थी? उन तमाम चीजों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दाल में काला नहीं, दाल बहुत काली है और उस कालेपन का खुलासा सीबीआई की जांच रिपोर्ट में होगा। यानी अभी तक तो सिर्फ क्या कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा कि जहां पर क्राइम हुआ था उसके बगल में ही अस्पताल प्रशासन तोड़फोड़ और मरम्मत का काम क्यों करवा रहा था? एक बड़ा सवाल उस वक्त भी उठा था। क्या उससे पूरे मामले में एविडेंस बॉचअप नहीं हो गया? दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाएगी तो जो 2 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे वो स्टेटस रिपोर्ट में शामिल होगा या फिर नहीं? ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजे क्या हैं, कितने संवेदनशील हैं, क्या चीजें उसमें आ रही हैं। और वो सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं स्टेटस रिपोर्ट में। हो सकता है कि तब तक अगर उसके नतीजे आ जाएं पॉलीग्राफी टेस्ट के तो कोर्ट की जानकारी के लिए वो सुलभ कराए जा सकते हैं, कोर्ट को दिए जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है इन शर्तों के साथ कि कोर्ट से इस आग्रह के साथ कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए, क्योंकि एविडेंस है और इस पर ही निर्भर करता है कि आगे कोर्ट केस कैसे चलेगा। तो इसे लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो सार्वजनिक करने लायक होगी या नहीं होगी। इस पर मैं आपको ये बता दूं, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार को बदलने की मांग की है, डीजीपी को बदलने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी दूसरे